अब देखिए बच्चों, द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ सिक्रीट स्टिकी फ्लूइड फ्रॉम इट्स सलाइवरी ग्लैंड्स। यानी कि अब ये जो लार्वा होता है, सिल्क मोथ का जो लार्वा होता है बच्चों, वो क्या करता है, स्टिकी फ्लूइड निकालता है अपने सलाइवरी ग्लैंड्स में से। अब बच्चों सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? ऐसी ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा सलाइवा सिक्रीट करने में हेल्प करती है। ओके बच्चों, यानी कि सलाइवा क्या होता है? थूक होता है हमारा, आप सब जानते हैं ये। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है? हमारे अंदर भी होती है। एंड ये जो छोटे छोटे वर्म्स या फिर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इन सब के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है। ओके बच्चों, अब देखिए, दीज देन फॉर्म अ लॉन्ग थ्रेड। यानी कि जब ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं और ये ककून बनाते हैं, ककून बनाने के बाद ये थ्रेड्स बनाते हैं। तो ये जो थ्रेड होता है ये किस में ये क्या काम आते हैं? यानी कि ये जो थ्रेड्स होते हैं इसमें ये स्प्लिट हो जाते हैं और फिर ये लॉन्ग थ्रेड बनाते हैं। ओके बच्चों, और ये जो लॉन्ग थ्रेड होता है ये फिर किस काम में आता है? क्लोथिंग बनाने में, यानी कि जो हमारे फैब्रिक्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उनको बनाने में काम आता है। अब देखिए बच्चों, फीचर्स ऑफ सिल्क फाइबर। यानी कि अब हम देखेंगे कि जो सिल्क फाइबर है हमारा, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होती है या फिर क्या क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। सिल्क फाइबर इज लस्ट्रस, स्मूथ एंड इलास्टिक इन नेचर। बच्चों ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर होता है वो कैसा होता है? स्मूथ होता है, शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है, यानी कि लस्ट्रस मतलब शाइनी, एंड स्मूथ होता है, एंड इलास्टिक भी होता है। तो बच्चों ये इलास्टिक भी होता है, यानी कि अगर हम इसे स्ट्रेच करें थोड़ा सा तो ये वापस अपनी शेप के अंदर आ जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव गुड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। यानी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो इजीली टूट सकते हैं, लेकिन कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो मजबूत होते हैं। ओके बच्चों, और ये जो मजबूत वाले फाइबर होते हैं इनका एग्जाम्पल क्या हो गया? सिल्क फाइबर इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बच्चों जैसे इसने बोला है कि जो सिल्क फाइबर होते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो सिल्क फाइबर होते हैं वो इलास्टिक इन नेचर होते हैं। इलास्टिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? आप इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जैसे कि हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, जब भी हम उसको रबर बैंड को खींचते हैं तो वो वापस, अगर हम उसका जब खींचना है, अगर हम उसे वापस छोड़ दें, हम उसको खींचा हुआ जो है रबर बैंड उसको छोड़ दें तो वापस वो अपनी शेप के अंदर आ जाता है। ऐसा ही कुछ होता है हमारे सिल्क फाइबर के साथ, यानी कि सिल्क के कपड़ों के साथ, कि अगर हम उन्हें थोड़ा स्ट्रेच करें तो ये वापस अपनी शेप के अंदर आ जाते हैं। ओके बच्चों, और फिर क्या है सेकेंड पॉइंट? दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव गुड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। गुड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा मॉइस्चर होता है, यानी कि जो वाटर होता है वो हमारा ओके, तो ये इजीली उसको एब्जॉर्ब करने में, यानी कि उसको एकदम एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके बच्चों, तो इनके अंदर बहुत ही अच्छी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी होती है, यानी कि सोखना, पानी को सोखते हैं हम लोग। जैसे कि कहीं पे पानी गिरा तो हमारा जो हमारा मॉप होता है घर के अंदर, हम उससे पोछा लगाते हैं तो क्या होता है, वो जो पानी होता है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि सोख लेता है। ओके बच्चों, तो ये सिल्क जो होते हैं इनके पास भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए नेक्स्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। यानी कि जो सिल्क फाइबर होता है वो किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। ओके बच्चों, ये हमने पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। फिर देखिए, सिल्क फाइबर हैज़ रेजिस्टेंस टू रिंकलिंग नेचर। यानी कि जो सिल्क का फाइबर होता है वो रिंकल्स जो होते हैं, यानी कि जो देखिए बच्चों, जो आप लोग क्लोथ्स पहनते हैं तो क्या होता है, हम जब क्लोथ्स को आयरन करते हैं तब तो वो एकदम फ्लैट होता है, यानी कि एकदम सही होते हैं, वो नीट एंड क्लीन होते हैं दिखने के अंदर। लेकिन जब उनके अंदर रिंकल्स यानी कि सल हो जाते हैं उनके अंदर जब, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, है ना बच्चों। तो इसीलिए क्या होता है, जो सिल्क होता है ना उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि उसके अंदर रिंकलिंग नेचर यानी कि जो सल होते हैं वो नहीं आते हैं इनके अंदर। ओके बच्चों, इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है सिल्क फाइबर के पास में। ओके, रेजिस्टेंस मतलब ये उस चीज़ को रोकता है, किस चीज़ को? टू रिंकलिंग नेचर, यानी कि सल आने से रोकता है, यानी कि इसमें ज़्यादा सल नहीं होते हैं। ओके बच्चों, फिर देखिए थर्ड पॉइंट, सिल्क इजीली डाइज बाय विच वी कैन क्रिएट कलरफुल फैब्रिक्स। अब बच्चों इसका क्या मतलब होता है कि सिल्क इजीली डाइज? इसका मतलब होता है कि जो सिल्क होता है हम उसे इजीली कलर कर सकते हैं। हमने देखा था बच्चों की जो वूल होती है हमने उसको भी कलर किया था, जो क्या कि देखिए उसको कलर करने की क्यों जरूरत पड़ी थी, क्योंकि जो हमारे पास वूल होती है या फिर जो शीप होती है वो हमारे पास ओनली 3 टाइप्स की होती है, जो कि होता है ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन।
तो हमने क्या किया था, जो वाइट वूल थी हमारी, हम उसके अंदर बहुत सारे कलर्स डालते थे और फिर हम लोग कलरफुल वूल्स बनाते थे, और जिससे क्या होता था, हमारे कलरफुल फैब्रिक्स बनते थे, वुलन क्लोथ्स बनते थे, है ना बच्चों। उसी तरीके से इसी के अंदर है, इसमें जो सिल्क होता है इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ हम लोग फंक्शन होता है इसका भी। इसका फंक्शन नहीं होता है एक्चुअली, हम लोग इसमें भी ऐसे ही काम करते हैं, यानी कि इसको कलर करते हैं ताकि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कलर्स के सिल्क के फैब्रिक्स हो जाएं। ओके बच्चों, तो ये हो गया यहाँ पर कलरफुल फैब्रिक्स। ओके, अब देखिए लास्ट पॉइंट, इट रिटेन्स इट्स शेप इवन आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। ये मैंने आपको बताया था कि जो हमने रबर बैंड का एग्जाम्पल लेके देखा था कि जो रबर बैंड होता है हम उसे स्ट्रेच करें और उसे वापस अगर हम अपनी उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें छोड़ दें तो वो वापस अपनी शेप रीगेन कर लेते हैं। वैसे ही सिल्क के अंदर होता है कि अगर हम उसे थोड़ा स्ट्रेच करें तो वापस अपनी शेप के अंदर आ सकते हैं। तो ये सिल्क जो फाइबर होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ है। ओके बच्चों, तो ये आपको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन भी करनी है कि आप सिल्क हेडिंग लगाएंगे, फिर लिखेंगे फीचर्स ऑफ सिल्क फाइबर। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर लिखी हुई है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ है ये आपको अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन करनी है। ओके बच्चों, अब देखिए आगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क, यानी कि अब हम देखेंगे कि जो सिल्क था वो एक्चुअली में डिस्कवर हुआ कहाँ था, क्योंकि इसका जो नेचर है सिल्क का वो बहुत ही अच्छा है, वो सॉफ्ट है, स्मूथ है एंड ये थोड़ा लस्ट्रस भी होता है ना बच्चों। इसके अंदर जो मॉइस्चर यानी कि एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है इसकी वो भी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी का फाइबर हमें मिला कहाँ से, यानी कि इसकी डिस्कवरी हुई कैसे। तो देखिए बच्चों, सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, यानी कि जो सिल्क था वो हमें कहाँ डिस्कवर हुआ था, यानी कि कहाँ खोजा गया था, इसे चाइना के अंदर मिला था, ये मिला नहीं था, इसे खोजा गया था। ओके, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ सिल्क इन चाइना, यानी कि इसके पीछे भी एक कहानी है कि सिल्क हमें कैसे मिला था। चलिए देखिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं हम लोग। देयर वॉज एन एम्प्रेस नेम्ड एज सी लंग शी। ओके, ये एक एम्प्रेस का नाम है जिसके पास एक बहुत बड़ा रॉयल गार्डन हुआ करता था। ओके बच्चों, लॉयल गार्डन हुआ करता था। शी हैज़ अ लॉयल गार्डन विच हैड मैनी मलबेरी ट्रीज एंड मलबेरी लीव्स, यानी कि उस गार्डन के अंदर क्या था, बहुत सारे मलबेरी ट्रीज थे। ओके बच्चों, एंड मलबेरी ट्रीज है तो उसके पास अल्टीमेटली मलबेरी लीव्स भी होगी, क्योंकि ट्रीज के ऊपर तो लीव्स होती है ना बच्चों, इसीलिए उसके पास खूब सारी मलबेरी लीव्स भी थी। फिर देखिए क्या हुआ एक दिन। सो वन डे शी ऑब्जर्व दैट दीज लीव्स वर बीइंग ईटन अप बाय द वर्म्स, यानी कि वर्म्स क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो आप देखते हैं ना, अर्थवर्म आपने सुना होगा, तो जो अर्थवर्म होता है वो भी एक वर्म होता है, कीड़ा होता है ना। तो ये जो वर्म्स होते हैं ये क्या कर रहे थे, एक दिन जो मलबेरी लीव्स थी उनको खा रहे थे ये लोग, उसको जो लीव्स थी उसको खराब कर रहे थे। फिर देखिए दीज वर्म्स देन लेटर फॉर्म्ड ककून, यानी कि अब ये जो कीड़े थे ये बाद में क्या कर रहे थे, ककून बना रहे थे। एक आपने ककून देखा होगा, बटरफ्लाई का ककून भी होता है, आपने देखा होगा ककून कि उसके ऊपर क्या होता है, चारों तरफ एक नेट लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है वाइट कलर की, आपने देखा होगा ककून। और ये जो ककून्स होते हैं ये येलो भी होते हैं, ग्रेइश भी कलर के होते हैं, है ना बच्चों। ये वाइट नहीं होते, ये और भी कलर्स के होते हैं, जैसे कि वाइट, येलो, ग्रेइश टाइप समथिंग। ओके बच्चों, तो यानी कि ये जो ककून होते हैं उनके अलग अलग कलर्स भी होते हैं। फिर देखिए These formed cocoons and then split into thread। अब बच्चों ये जो ककून बना रहे थे ये बाद में क्या हो रहा था, ये स्प्रेड हो रहे थे, यानी कि जो ककून के ऊपर जो धागा होता है, ककून एक्चुअली थ्रेड से बना हुआ होता है, धागे से बना हुआ होता है। ओके, जब ये ककून स्प्लिट होता है, यानी कि जब ये स्प्लिट होता है तो हम सारे वो धागे एक साथ देख सकते हैं उनको। और ये जो थ्रेड्स थे, ये जो धागे थे, हमने इसको क्या बोला, नाम दे दिया सिल्क फाइबर। ओके, स्प्लिट इनटू थ्रेड विच वॉज देन कॉल्ड एज सिल्क फाइबर, यानी कि उसका हमने नाम दे दिया सिल्क फाइबर। ओके बच्चों, फॉर मैनी सेंचुरीज चाइना डिडंट शेयर दिस सीक्रेट विथ एनीवन, यानी कि चाइना ने सोचा कि इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी हमें चीज़ मिली है, इतने अच्छे हमें फाइबर यानी कि थ्रेड मिला है, तो हम लोग इसे किसी को नहीं बताते, यानी कि इस सीक्रेट को हम लोग शेयर नहीं करते। चाइना ने ये सोचा, तो चाइना ने ये सीक्रेट किसी को नहीं बताया। लेकिन बाद में क्या हुआ, बट लेटर सिल्क वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि लेकिन बाद में उन लोग को बताना पड़ा, पूरे वर्ल्ड को उन लोग को बाद में बताना पड़ा। ओके बच्चों, यानी कि पूरे वर्ल्ड को एटलीस्ट लास्ट में पता ही चल ही गया कि चाइना को एक बहुत ही अच्छा तरीका थ्रेड या फिर फाइबर मिला है, जिससे हम लोग अच्छी क्वालिटी के कपड़े या फिर जो क्लोथिंग फैब्रिक्स होते हैं हमारे वो बना सकते हैं। ओके बच्चों, फिर देखिए
This became so popular that the route taken by the traders of silk was known as silk route. यानी कि ये जो सिल्क था वो इतना पॉपुलर हो चुका था उस समय, तो जो ट्रेडर्स थे वहाँ जहाँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब ये सिल्क ले जाया करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, जिस रूट से ये जाते थे सी, यानी कि सी रूट से ही जाते थे ये लोग, तो ये जब सी रूट से जाते थे तो इन्होंने क्या किया, उस रूट का ही नाम दे दिया सिल्क रूट। ओके बच्चों, तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछे जो सिल्क ले जाने का रूट था उसको क्या नाम दिया था ट्रेडर्स ने, तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे, सिल्क रूट। ओके, अब देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिल्क के बारे में, यानी कि जो सिल्क होता है उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं अलग अलग। ओके, तो देखिए देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सिल्क विच आर मलबेरी सिल्क, टसर सिल्क, म्यूगा सिल्क, कोसा और एरी सिल्क। यानी कि जो सिल्क होते हैं बच्चों उसके 4 टाइप्स होते हैं मेनली, मलबेरी सिल्क, टसर सिल्क, म्यूगा सिल्क, कोसा एंड एरी सिल्क। ओके, अब देखिए बच्चों, आपकी जो साइंस की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर टेबल 3.3 दे रखी है इसी हेडिंग के नीचे, टाइप्स ऑफ सिल्क के नीचे। ओके, तो ये जो टेबल है ये आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करनी है। उससे पहले आप जो मैंने आपको बताया था फीचर्स ऑफ सिल्क फाइबर, पहले आप वो लिखेंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिल्क। ओके, उसके बाद में हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ सिल्क, और फिर ये जो 4 टाइप्स दे रखे हैं सिल्क के ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, और फिर आप जो टेबल 3.3 है वो आप अपनी नोटबुक्स में बनाएंगे और उसे याद भी करेंगे। ओके बच्चों, टेबल इतनी हार्ड नहीं है कि आप याद नहीं कर सके, आप इसे याद कर सकते हैं। और जो इनके रीजन्स है जहाँ पर ये मेनली फाउंड होती है, तो आप ये 1-2 याद कर सकते हैं, सारे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप 1-2 तो याद ज़रूर करें, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से लिख पाएँ। ओके बच्चों, अब देखिए आगे, अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, यानी कि अब देखेंगे कि जो सिल्क वर्म होता है उससे हमें कैसे थ्रेड मिलता है, कैसे फाइबर मिलता है, फिर हम उसे कैसे यूज़ करते हैं एज ए सिल्क फाइबर, फिर हम कैसे उनकी क्लोथ्स बनाते हैं। तो चलिए बच्चों इसे देखते हैं कि सिल्क वर्म जो होता है वो कैसी उसकी लाइफ साइकिल होती है। ओके, सिल्क वर्म इज़ द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ, यानी कि जो सिल्क मोथ होता है उसका जो लार्वा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिल्क वर्म। ओके, इट लुक्स लाइक वर्म सो इट इज़ कॉल्ड एज सिल्क वर्म, यानी कि अभी जो लार्वा होता है सिल्क मोथ का, ये वर्म यानी कि कीड़े जैसा दिखता है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया सिल्क वर्म। ओके, इट्स लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 4 स्टेजेस, यानी कि ये जो लाइफ साइकिल होती है सिल्क वर्म की, ये कितने स्टेजेस में कंप्लीट होती है, 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है इसकी। तो देखिए फर्स्ट स्टेज आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्या है, एग, सेकेंड है मोथ, थर्ड प्यूपा, 4th इज कैटरपिलर। ओके बच्चों, अभी हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो देखिए ये 4 आपको बनानी है, आप ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म हेडिंग लगाएंगे, फिर आप ये जो मैंने आपको चार्ट बनाया है इधर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एग, मोथ, प्यूपा एंड कैटरपिलर, तो ये आपको बनाना है। इससे पहले आपको ये जो 3 लाइन्स दे रखी है ऊपर, 3 जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये भी आपको अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करने हैं। ओके बच्चों, अब देखिए द फीमेल सिल्क मोथ लेज अबाउट हंड्रेड्स ऑफ एग्स, यानी कि अभी जो फीमेल सिल्क मोथ होती है ना, ये क्या करती है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती है, यानी कि बहुत सारे अंडे ये ले करती है या फिर बॉर्न करती है, वी कैन से। ओके, व्हेन एग्स हैच कैटरपिलर और लार्वा कम्स आउट, यानी कि जब भी ये जो अंडे होते हैं जब ये टूटते हैं तब क्या होता है, इनसे कैटरपिलर या फिर लार्वा जो होता है, यानी कि हम लार्वा को कैटरपिलर भी बोलते हैं, कैटरपिलर को लार्वा भी बोलते हैं, तो ये उसमें से निकलते हैं। ओके, दीज लार्वा व्हेन ईट मलबेरी लीव्स बिकम्स प्यूपा, यानी कि अब ये जो लार्वा होता है या फिर कैटरपिलर होता है, ये क्या करता है, ये मलबेरी लीव्स पे फेड करते हैं, यानी कि ये मलबेरी लीव्स को खाते हैं जो मलबेरी ट्रीज पर होती है, और फिर ये क्या बन जाते हैं, ये कैटरपिलर से प्यूपा बन जाते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए आफ्टर 4 to 6 weeks the silkworm stops eating and changes its color and attaches itself to a twig of a tree, यानी कि बच्चों अब 4 से 6 हफ्ते हो जाने के बाद जब ये लोग मलबेरी लीव्स खा लेते हैं, तो 4 से 6 हफ्तों बाद क्या होता है, जो सिल्कवर्म होता है, अब इसको हम लोग सिल्कवर्म बोल सकते हैं। ओके, अब ये जो सिल्कवर्म होता है ये क्या करता है, ये अब मलबेरी लीव्स को खाना बंद कर देता है एंड ये अपना कलर चेंज कर लेता है। ओके बच्चों, ये कब अपना कलर चेंज करता है, आफ्टर 4 to 6 weeks ये अपना कलर चेंज कर लेता है
एंड ये खुद को अटैच यानी कि खुद से ये जो खुद इसकी बॉडी होती है वो खुद को ही चिपका लेता है एक थिन ब्रांच पे, यानी कि ट्विग ऑफ अ ट्री, जो पतली सी ब्रांच होती है ट्री की उसको हम लोग बोलते हैं ट्विग, तो ये उसके ऊपर खुद को अटैच कर लेता है। ओके बच्चों, एट दिस स्टेज इट इज कॉल्ड एज प्यूपा विच हैव अ नेट अराउंड इटसेल्फ, यानी कि अब ये जब ये जो सिल्क वर्म होता है जब ये अटैच हो जाता है ट्री पे यानी कि ट्विग पे, जब ये अटैच हो जाता है थिन ब्रांच पे, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऐसा प्यूपा जिसके ऊपर एक नेट लग जाए, यानी कि अल्टीमेटली या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसके ऊपर ककून बन जाए। ओके बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपा विच हैव अ नेट अराउंड इटसेल्फ। ओके बच्चों, अब देखिए इट कीप्स ऑन सिक्रीटिंग प्रोटीन, यानी कि अब ये जो प्यूपा है ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिक्रीट करता रहता है। हमने बोला था कि जो सिल्क फाइबर होता है वो प्रोटीन से बनता है। अब वो प्रोटीन से कैसे बनता है अब हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए इट कीप्स ऑन सिक्रीटिंग प्रोटीन विच कंटिन्यू टू हार्डन व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, यानी कि ये प्रोटीन सिक्रीट करता रहता है और ये जो प्रोटीन जैसे जैसे हवा के कांटेक्ट में आता है, यानी कि जब ये हवा से कांटेक्ट होता है इसका प्रोटीन का, तो ये हार्ड होने लग जाता है, यानी कि ठोस होने लग जाता है ये एकदम। ओके, स्लोली दिस प्यूपा गेट्स कवर्ड विद द फाइबर एंड इज कॉल्ड एज ककून, यानी कि अब ये क्या होता है, जो प्यूपा होता है ये धीरे धीरे कवर होने लग जाता है एक नेट से, और इस नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ककून बोलते हैं। इट टेक्स अबाउट अ वीक इन द फॉर्मेशन ऑफ ककून, यानी कि जो ककून होता है उसको बनने में कितना टाइम लगता है बच्चों, 1 वीक, यानी कि 7 डेज। ओके, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द ककून, यानी कि अब जो मॉथ होता है, जो सिल्क मॉथ है, उसका डेवलपमेंट जब वो अंदर बंद हो चुका है ककून के अंदर, तो उसका डेवलपमेंट कहाँ होगा, उसी के अंदर होगा, ककून के अंदर, सीधी सी बात है। फिर देखिए when the moth comes out of the cocoon, this thread which we call silk gets damaged, यानी कि when the moth comes out of the cocoon, this thread which we call as silk gets damaged, यानी कि अब ये जो सिल्क वर्म होता है, यानी कि जो सिल्क मॉथ है जो ककून के अंदर है, जब ये बाहर निकलेगा ककून से तो क्या होगा, ये डैमेज भी हो सकता है कि अगर ये एकदम से बाहर निकला तो जो हमारे थ्रेड है सिल्क फाइबर के वो टूट जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, सीधी सी बात है ना बच्चों। अब पढ़ देंगे हम लोग सेरिकल्चर के बारे में। तो बच्चों आपको समझ आया कि ये जो हमने देखा कि जो सिल्क होता है वो कैसे बनता है और उसकी मतलब सिल्क वर्म की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, वो कैसे ककून की स्टेजेस तक आता है, तो हमने ये सब देखा है। और अब हम पढ़ेंगे सेरिकल्चर के बारे में। ओके, अब देखिए रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर। ये डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो सेरिकल्चर क्या होता है बच्चों, जो सिल्क वर्म्स होते हैं उनकी देखभाल करना और उनका पालन पोषण करना और उनकी देखभाल करना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, सब कुछ करना, मलबेरी ट्रीज का इंतजाम करना, मलबेरी लीव्स का इंतजाम करना, जिससे वो लोग ककून बना सके और फिर हमें थ्रेड मिल सके। तो ये सब करते हैं हम लोग, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेरिकल्चर। ओके बच्चों, इन सिल्क फार्मिंग इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। ये आपको याद रखना है बच्चों कि फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन है सिल्क वर्म का, यानी कि सॉरी नॉट सिल्क वर्म बल्कि सिल्क फार्मिंग का, तो सबसे फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन है, चाइना, जबकि जो सेकेंड प्रोड्यूसर है वो है इंडिया, हमारी अपनी कंट्री इंडिया। ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट देखिए, वी सेलेक्ट दी हेल्दीएस्ट मॉथ फॉर ब्रीडिंग, यानी कि अब हम जब नए सिल्क वर्म्स बनाना चाहते हैं तो हमें 2 सिल्क वर्म्स के बीच में ब्रीड कराना पड़ेगा, यानी कि उनका रिप्रोडक्शन करवाना पड़ेगा हमें। तो जब 2 सिल्क वर्म्स हम लोग ब्रीड कराते तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सिल्क वर्म्स होते हैं, यानी कि ये जो सिल्क मॉथ होते हैं, सिल्क वर्म क्या होते हैं बच्चों, सिल्क मॉथ के लार्वा होते हैं। ओके, तो आप सिल्क वर्म्स नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे सिल्क मॉथ, क्योंकि जो सिल्क मॉथ के लार्वा होते हैं उनको हमने बोला था सिल्क वर्म। ओके, तो ये जो सिल्क मॉथ होते हैं, जब हम इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सिल्क मॉथ हो वो अच्छे हो, यानी कि वो हेल्दी हो। ओके बच्चों, आफ्टर ब्रीडिंग व्हेन द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स, यानी कि जब ब्रीडिंग हो जाती है तब जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो जो एग यानी कि अंडे जब वो ले करती है तो क्या होता है, दीज एग्स आर प्रिजर्व्ड ऑन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, यानी कि ये जो एग्स होते हैं अब इसको हम लोग कहाँ प्रिजर्व करके रखते हैं, पेपर की स्ट्रिप्स के ऊपर।
ओके बच्चों, एंड क्लोथ और कपड़ों के ऊपर, एंड देन सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स, यानी कि हम लोग ये एग्स इनको प्रिजर्व करके हम लोग क्या करते हैं इनका, हम लोग सिल्कवॉर्म के जो फार्मर्स होते हैं यानी कि जो सिल्क बनाते हैं, जो खेती करते हैं किसान, हम उनको ये दे देते हैं। ओके, ये जो एग्स होते हैं हम उनको ये सोल्ड कर देते हैं यानी कि सेल कर देते हैं हम लोग। फिर देखिए, द फार्मर्स देन वेट फॉर द फ्रेश क्रॉप्स ऑफ मलबेरी ट्रीज फॉर मलबेरी लीव्स, यानी कि अब ये जो फार्मर्स होते हैं इनको भी पता होता है कि ये जो सिल्क मॉथ है, जो हमें सिल्क मॉथ दिया गया है, इसके जो एग दिए गए हैं हमें, ये तभी बड़े हो पाएंगे जब इनको मलबेरी लीव्स खिलाई जाए। ओके, तो अब ये फार्मर्स होते हैं बहुत समझदार होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, ये मलबेरी ट्रीज़ का इंतज़ार करते हैं कि मलबेरी ट्रीज़ कब होंगे एंड कब इनके ऊपर पत्तियाँ आएंगी, फिर हम लोग ये जो इनके एग है इसमें से जो इसमें से लार्वा निकलेगा उसको हम लोग मलबेरी लीव्स जो होती है उस पर हम लोग फेड करेंगे यानी कि उनको खिलाएंगे ऐसे। तो ये जो फार्मर्स होते हैं ये बहुत ही वेट करते हैं मलबेरी ट्रीज यानी कि उसकी क्रॉप्स का। ओके, when there is fresh crop then the farmers make eggs hatch in the warm temperature conditions, यानी कि जैसे ही मलबेरी ट्रीज लग जाते हैं यानी कि उनकी क्रॉप्स ग्रो होने लग जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, फार्मर्स जो एग्स होते हैं इनके सिल्क मॉथ के जो एग्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं, इसको वार्म टेम्परेचर के पास लेकर जाते हैं और इसके अंदर से सिल्क मॉथ को निकाल लेते हैं। ओके, जो एग्स होते हैं ना उनके अंदर से सिल्क मॉथ को निकाल लेते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, द कैटरपिलर्स आर देन स्टोर्ड इन बैम्बू ट्रेज एंड फेड ऑन मलबेरी लीव्स। अब बच्चों ये जो लार्वा निकाला है इन्होंने, लार्वा को हमने क्या बोला था, कैटरपिलर भी बोला था। तो ये जो कैटरपिलर होते हैं हम लोग क्या करते हैं, इनको बैम्बू की ट्रे के अंदर हम लोग इसे स्टोर करके रखते हैं एंड इनको हम लोग मलबेरी लीव्स खिलाते हैं। हमने बोला था कि ये बड़े तब तक नहीं होते तब तक ये मलबेरी लीव्स नहीं खाते, है ना, तो हमने इसको मलबेरी लीव्स खिला दी तो अब ये बड़े हो जाएंगे। अब देखिए, आफ्टर हैविंग मलबेरी लीव्स दे ग्रो मैनी टाइम्स इन साइज। मैंने आपको बताया कि जैसे ये मलबेरी लीव्स खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे। जैसे हम लोग खाना पीना करते हैं और हम लोग बड़े होते जाते हैं, छोटे से एकदम बड़े हो जाते हैं ना, एकदम नहीं होते, हम लोग धीरे धीरे होते हैं। जबकि ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं यानी कि सिल्क मॉथ जो होता है इसका लार्वा होता है, ये मलबेरी लीव्स खाने के बाद में ये थोड़ी थोड़ी देर में साइज में बड़ा होता रहता है। ओके, यानी कि ये बड़ा होने लग जाता है। फिर देखिए, वंस दीज फॉर्म्स अ नेट ओवर देम दे आर कॉल्ड एज ककून्स। अब ये जो लार्वा होता है यानी कि ये जो अब कैटरपिलर्स होते हैं, अगर ये एक बार मलबेरी लीव्स खा ले, बड़े हो जाए, फिर ये लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर एक नेट बना लेते हैं। ओके, वही नेट जो हम लोग जिसको ककून बोलते हैं वही नेट बना लेते हैं। ओके, फिर ये ककून्स बनाते हैं। आफ्टर दीज ककून्स आर फॉर्म्ड व्हेन दे आर देन after these cocoons are formed they are then dipped in boiling water, steamed or dried in oven। यानी कि अब ये जो ककून बना लेते हैं अपने आप को, जब ये ककून बन जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ककून कितने दिन में बनता है बच्चों, 1 वीक यानी कि 7 डेज के अंदर बनते हैं ककून, हम सबको पता है। तो ये जो ककून होते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा ककून की जो थ्रेड्स है वो ख़राब ना हो और वो हमें ऐसे ही अच्छे से मिल जाए, जिससे हम लोग सिल्क फाइबर बना सकें। ओके, स्टीम्ड और ड्राइड इन ओवन, यानी कि हम लोग इसको स्टीम भी कर सकते हैं एंड ड्राई भी कर सकते हैं इसको ओवन के अंदर। एक्चुअली में इसको होता क्या है ना, इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए जिससे जो इसका थ्रेड है वो भी ख़राब ना हो। ओके बच्चों, द हीट सेपरेट्स द सिल्क फाइबर फ्रॉम ककून्स। अब ये जो हीट होती है, जो वार्म टेम्परेचर होता है, ये क्या करता है, ये जो सिल्क फाइबर होता है वो ककून से अलग कर देता है। ओके बच्चों, तो ये जो आपको पूछा जा सकता है कि जो हीट होती है वो किस काम में आती है, तो आप लोग बोलेंगे कि जो हीट होती है वो हमारे सिल्क फाइबर को अलग कर देती है ककून से। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अब ये आपका लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, तो आप ढंग से पढ़िएगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोल रखा है कि हम लोग ककून से सिल्क कैसे बनाते हैं, तो इसके अंदर भी 3 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, देखिए पहले हेडिंग देखिए, स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम ककून्स, यानी कि हम लोग सिल्क कैसे बनाते हैं ककून से। ओके, अब देखिए फर्स्ट सॉर्टिंग ककून्स, यानी कि हम लोग ककून्स की अब पहचान करेंगे कि कौन से ककून्स ज़्यादा अच्छे हैं, यानी कि हम लोग सेलेक्ट करेंगे।
ओके। जैसे कि आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कपड़ों को, और कपड़ों को जैसे आप मोटे हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे, अपनी साइज सेलेक्ट करेंगे, जो आपको ब्रांड चाहिए आप वो सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप सॉर्ट करते हैं हर चीज़, यहाँ पे फिल्टर्स लगाते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ककून्स के अंदर देखते हैं कि हम उसे सॉर्ट करते हैं, यानी कि उसके कलर के हिसाब से सॉर्ट करते हैं हम लोग कि उसका कलर कैसा है, अच्छा होना चाहिए। ओके, तो हमें किस तरह का फाइबर चाहिए, किस तरह का सिल्क चाहिए, उसके हिसाब से ये सब डिपेंड करता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। द ककून्स आर देन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, साइज, शेप एंड देयर टेक्सचर, यानी कि जो अब ये जो ककून्स होते हैं हम इसका क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी कि इनके कलर के ऊपर हम इसे सेलेक्ट करते हैं, साइज के ऊपर कि इसकी साइज़ कितनी है, बड़ी है, छोटी है, तो ये किस काम में आ सकते हैं, अगर बड़े थ्रेड है तो किस काम में आ सकते हैं, छोटे थ्रेड है तो किस काम में आ सकते हैं, ऐसे। ओके, एंड शेप एंड टेक्सचर, तो यानी कि इन सब के हिसाब से हम ककून्स को डिसाइड करते हैं कि ककून्स कौन से अच्छे हैं। ओके बच्चों, अब देखिए द कलर में वेरी फ्रॉम येलो टू ग्रेइश। मैंने आपको बताया था कि जो ककून्स के कलर होते हैं वो वाइट नहीं होते हैं, बल्कि ये वाइट से या फिर येलो से लेके ग्रेइश कलर तक भी होते हैं। मैंने आपको बताई थी ये बात। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या होता है, तो बच्चों आपको स्टेप्स भी याद रखने हैं। देखिए फर्स्ट क्या था, सॉर्टिंग ककून्स, सेकेंड है रीलिंग द फिलामेंट। अब बच्चों आप इसे क्या समझते हैं, रीलिंग द फिलामेंट से क्या समझते हैं आप, कि जो फिलामेंट होता है यानी कि जो थ्रेड हमें मिला है, जो ककून है, उसको हम लोग अलग कैसे करेंगे, यानी कि हम लोग फिलामेंट को कैसे निकालेंगे, या फिर फिलामेंट होता है थ्रेड हमारा। ओके, तो देखिए द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अनवाइंड द सिल्क फाइबर फ्रॉम ककून, यानी कि जो ककून मिला है हमें, जो हमने ककून सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर से अब हमारा जो मेन टास्क होता है वो क्या होता है, ककून से फाइबर को निकालना या फिर थ्रेड को निकालना, या फिर जो इसमें नाम दिया हुआ है पर्टिकुलर सिल्क फाइबर, तो सिल्क फाइबर को निकालना। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द रीलिंग द फिलामेंट, यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीलिंग द फिलामेंट। रीलिंग मतलब निकालना, फिलामेंट मतलब थ्रेड, यानी कि थ्रेड को निकालना। इट कैन बी डन बाय मशीन्स एंड हैंड्स, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं एंड मशीन से भी कर सकते हैं। ओके, दीज फाइबर्स एंड आर देन एडेड टुगेदर टू मेक थ्रेड। अब ये जो फाइबर होते हैं इनको हम लोग एक एक को जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा थ्रेड बनाते हैं, जिससे हम लोग सिल्क फाइबर्स को वूव करते हैं, यानी कि सीलते हैं। ओके बच्चों, फिर देखिए लास्ट स्टेप क्या होता है, द रील्ड सिल्क इज देन पैक्ड इनटू स्मॉल बंडल्स कॉल्ड एज बुक्स, यानी कि बुक्स हमारी ये वाली बुक्स नहीं जो हम लोग पढ़ते हैं। ओके, द रील्ड सिल्क इज देन पैक्ड इनटू स्मॉल बंडल्स, यानी कि अभी जो रील्ड सिल्क होता है जिसको हमने अलग अलग किया है, यानी कि रीलिंग द फिलामेंट हमने प्रोसेस जब किया है, तो इससे जो हमें फिलामेंट या फिर सिल्क फाइबर जो मिला है इसको हम लोग छोटे छोटे बंडल्स में पैक कर देते हैं, और ये जो बंडल्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक्स। ओके, इनको हम लोग बोलते हैं बुक्स। These are then transported to mills of the silk for making of silk fabric, यानी कि अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो बंडल्स होते हैं इसको हम लोग कहाँ पर बेचते हैं, सिल्क की मिल्स के अंदर ही, जहाँ पर सिल्क बनाई जाती है, यानी कि सिल्क फैब्रिक का प्रोसेसिंग होती है, जिससे हम लोग सिल्क के कपड़े पहनते हैं। ओके बच्चों, तो इनको बेचा जाता है सिल्क मिल्स के अंदर, जिससे हमारा सिल्क फैब्रिक बन सके। तो बच्चों ये था आपके थर्ड चैप्टर एनिमल फाइबर्स के बारे में। तो बच्चों आपको ये जो पूरा चैप्टर है आपको अच्छे से एक बार इसकी पूरी रीडिंग करनी है, जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है आपको इसकी पूरी अच्छे से रीडिंग करनी है। जो भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं आराम से। मैं आपको जो अगला चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको वो बताऊँगी, आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगी। तो आप अच्छे से पढ़ें और हंसते रहें। तो बच्चों ये था आपके चैप्टर के बारे में। ओके।